Hello everyone, I'm Yamini Seni and today we are going to talk about class 9 science subject. We were talking about chapter number 10, gravitation. So we are done with the introduction of this chapter. Today we have to start it from the universal law of gravitation. So let us have a look at it. Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the centers of two objects. सो नाउ जो भी इन्होंने स्टेटमेंट कही है उसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मेशन में लिखें देन इट विल बी इट्स क्रक्स. F इज इक्वल टू जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर. सो नाउ इसमें कौन सी चीज़ क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं. The gravitational force between two uniform objects is directed along the line joining their centers. देखो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, उनके बीच के जो सेंटर है उन सेंटर से अगर हम कोई लाइन जॉइन करते हैं तो ये जो है वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच का बताती है. ओके, सो नाउ लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस कैपिटल एम, इसका मास कैपिटल एम है एंड जो बी है उसका मास स्मॉल एम है, लाई एट अ डिस्टेंस फ्रॉम डी. ये जो डिस्टेंस इनके बीच में है वी डोंट नो कि 1 किलोमीटर है 2 किलोमीटर है, तो हमने इसे डी लिया है. फ्रॉम ईच अदर एज शोन इन द फिगर 10.2. लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज एफ. और हमें फोर्स भी नहीं पता क्योंकि फोर्स तो हम निकालेंगे अभी, तो फोर्स को हमने कैपिटल एफ जो है वो मान लिया है. अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि हमारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो क्या कहता है कि जो भी फोर्स है दैट इज़ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. तो जो हमारा प्रोडक्ट है दोनों मासेस का, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है दोनों मासेस का, ए का मास है कैपिटल एम और बी का मास है स्मॉल एम. तो ये वाली हमारी इक्वेशन 10.1, इसका मतलब ये हुआ कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का देखो साइन इस तरह से बनाते हैं, ठीक है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो ये नहीं कहता कि ये इक्वल हैं, बट वो ये कहते हैं कि इक्वल जैसी स्थिति में है पर इक्वल नहीं है, बिकॉज अभी हमें इनकी जो पोजीशन है या जो इनकी अमाउंट है जो इनका मेजर है वो हमें नहीं पता है, तो इसीलिए इन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कहा. देखो कोई भी अगर जैसे ये है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन डी, तो देखो जो f है वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पर यही f अगर मैं d की बात करूँ तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्स का क्या मतलब होता है, उल्टा. तो अगर मैं इसे अलग से लिखना चाहूँ तो f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d, तो ये होगा इसका मतलब, ठीक है. ये 1 अपॉन में d यानी कि f जो और d के बीच का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि अपॉन में है, ठीक है. जो अपॉन में होता है उसके लिए इन्वर्सली यूज़ करते हैं और जो सामने ही होता है उसके लिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूज़ करते हैं, ठीक है. सो एंड द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो उन्होंने क्या कहा कि जो स्क्वायर है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अभी मैंने आपको बताया एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है. वो मीन्स प्लीज़ पे अटेंशन टू इट कि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, जो भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को 10.1 और 10.2 को कंबाइन कर दें देन व्हाट वी विल गेट एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of the two object and it is inversely proportional to the distance, square of the distance between them. ओके, सो नाउ जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं इक्वल टू में लगाते हैं तो उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू लगती है इसको हटाने के लिए. कांस्टेंट वैल्यू क्यों लगाते हैं, कांस्टेंट वैल्यू इसीलिए लगाते हैं कि जो भी हमारी कैलकुलेशन होगी उसमें जो है वो एक्यूरेट आए, उसमें कुछ भी जो है हमारा ऊपर नीचे ना हो, तो उसके लिए हम कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है वो यूज़ करते हैं, ठीक है. कोफिशिएंट के बारे में भी हम बाद में आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन था हमारा इस वाले इक्वेशन में बीच में जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया जो कि है g. सो g इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट,
ओके तो कैपिटल जी जो है वो क्या है, क्या डिनोट करता है, दैट डिनोट्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. सो बाय मल्टीप्लाइंग क्रॉस वाइज इक्वेशन 10.4 गिव्स, अगर हम इसे क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, इस डी स्क्वायर को अगर हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ एफ के साथ, तो एफ मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू जी, और जी के साथ हमारे प्रोडक्ट में रहेंगे दोनों मासेस, राइट. सो अब हम आगे चलते हैं इस कैलकुलेशन में कि आगे क्या होगा. तो यहाँ पे अगर हम जी की वैल्यू निकालें, ठीक है, हमने एफ़ को क्या किया, एफ़ को भी हमने दूसरी तरफ भेज दिया. इस जी से हम कैसे भेज सकते हैं एफ़ को दूसरी, अगर इस इक्वेशन से हमें जी की वैल्यू निकालनी है, देखो बहुत ही सिंपल है, कोई टफ नहीं है. इस जी की इक्वेशन निकालनी है तो इन दोनों एम को हम इस तरफ भेज देंगे, इन दोनों एम को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहे हैं तो वहाँ जाके डिवाइड में हो जाएंगे. तो द सेम थिंग वी हैड डन ओवर हियर. जी को यहीं छोड़ दिया और एफ डी के नीचे जो है, एफ डी स्क्वायर के नीचे जो है वो दोनों एम आ गए, इन दोनों के बीच में जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, और जी के सामने जो है वो इक्वल टू का साइन है. सो द एसआई यूनिट ऑफ जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्सटीट्यूटिंग द यूनिट्स ऑफ फोर्स, डिस्टेंस एंड मास. अब देखो कोई भी अगर फॉर्मूले से हमें कोई भी यूनिट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फॉर्मूले में क्वांटिटीज़ दी गई हैं उसकी हम यूनिट लगा देते हैं. जैसे कि यहाँ पे भी हो रहा है, अगर हमें जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी अगर हमें यूनिट निकालनी है कि क्या उसकी यूनिट होती है, क्या उसकी एसआई यूनिट है, तो उसके लिए हम इसकी जो यूनिट्स हैं वो लगाएंगे. जैसे फोर्स की क्या होती है, डिस्टेंस की क्या होती है और मास की क्या होती है. तो जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आएगा फोर्स की न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, और मास का जो और जो हमारा मास है वो हमारा केजी. अब देखो यहाँ पे केजी में जो है वो -2 यूज़ किया है. इस -2 का क्या मतलब है, इस -2 का मतलब ये है कि ये जो 2 m थे तो m इंटू एम अगर हम करते हैं तो ये हुआ एम स्क्वायर, और m की यूनिट क्या है केजी, तो ये क्या हुआ केजी का स्क्वायर. अब क्योंकि ये अपॉन में था तो इसे ऊपर लेकर आए हैं तो ये माइनस का हो गया, ठीक है. आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी. सो द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश 1731 to 1810 बाय यूजिंग अ सेंसिटिव बैलेंस. सेंसिटिव बैलेंस का यूज़ करके इन्होंने जो जी है उसकी वैल्यू निकाली. द एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ जी इज़ 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power -11, दैट इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, राइट. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ जी. ये आपको लर्न होनी चाहिए, ये आपके आगे की क्लासेस में भी आपको काम आएगी. So we know that there exists a force of attraction between any two objects. Compute the value of this force between you and your friend sitting closely. Conclude how do you not experience this force. तो देखो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि किस तरह से आप, क्योंकि हमने बात करी कि जितनी भी बॉडीज़ हैं इस यूनिवर्स में उन सभी के बीच जो है फोर्स है, ठीक है. तो अगर हम इस वैल्यू के थ्रू अगर हम आप दो जो जने बैठे हैं, जैसे आप और आपका फ्रेंड, उन दोनों के बीच की अगर हम दूरी देखें और दोनों का मास निकालें और जो दोनों का फोर्स है वो निकालें, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे के अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हो. जैसे कि जो एप्पल है वो अर्थ को अट्रैक्ट करता है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है, बिकॉज आप दोनों का जो फोर्स है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे को पुल आउट कर सको, राइट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट, you are not able to fall on each other, right. So now let us know more with the help of this box. The law is universal in the sense that it is applicable to all bodies, whether the bodies are big or small, whether they are celestial or terrestrial. तो देखो यहाँ पे celestial यानी कि जो स्पेस के हैं, terrestrial जो कि लैंड पे रहते हैं. यूनिवर्सल का मतलब ये है कि वो चाहे वो बड़े हों ऑब्जेक्ट या छोटे हों, कोई भी बॉडी हो, चाहे वो सेलेस्टियल हो या वो टेरेस्ट्रियल हो, सबके ऊपर जो है ये वर्क करता है. बट द थिंग इज़ किसी का बहुत ज़्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है, जिसके अकॉर्डिंग ये जो है वो अपनी परफॉर्मेंस शो करता है. तो इन्वर्स स्क्वायर अगर हम बात करें वो क्या होता है, तो सेइंग दैट एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डी मीन्स, फॉर एग्जाम्पल इफ डी गेट्स बिगर बाय अ फैक्टर ऑफ 6, f becomes 1/36 times smaller. तो ये बहुत ही यूनिक एग्जाम्पल आपको और बहुत ही अंडरस्टूडेबल एग्जाम्पल आपको दिया है यहाँ पर कि अगर d है जो कि बिगर है बाय द फैक्टर ऑफ 6, तो f जो है वो क्या बन जाएगा 1/36 टाइम्स स्मॉलर बन जाएगा,
ठीक है, तो ये आपका इन्वर्स स्क्वायर जो है वो शो करता है. नाउ लेट अस कम टू द एग्जाम्पल 10.1. इस एग्जाम्पल को देखेंगे. द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg and that of the moon is 7.4 into 10⁻22 kg. So if the distance between the earth and the moon is 3.84110 किलोमीटर, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून. और जहाँ पे आपको जी की वैल्यू दी हुई है. तो देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन है. यहाँ पे हमारे पास मास गिवन है तो हमने मास लिख दिया. ये यहाँ पे ना 3.84 into 10⁵ है. ठीक है, इसमें जो मून का दिया हुआ है. तो यहाँ पे m जो है वो 6 into 10⁻24 kg. मास ऑफ द मून जो है वो m इज इक्वल टू 7.4 into 10⁻22 kg. और जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा ये हमें गिवन है 3.84 into 10⁵ किलोमीटर. अब देखो ये किलोमीटर है तो हमने इसे मीटर में किया. 1 किलोमीटर में हमारे पास 1000 मीटर होता है, तो हमने इसे 1000 मीटर में कन्वर्ट किया. और फिर हमने क्या किया, देखो ये 5 है 10⁵, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई में यहाँ पे 1000 है. तो इस 1000 को हमने कैसे लिख लिया, हमने इस 1000 की जो है 10 की पावर जो यहाँ पे 3 कर दी. ठीक है, अब जब ये हमें पता है, ये हमने मैथमेटिक्स में आइडेंटिटीज़ में पढ़ रखी है कि अगर बेस हमारा सेम होगा, जैसे कि अगर ये दो चीज़ें हैं हमारे पास बेस 10 सेम है, तो जो इनकी पावर्स हैं 5 और 3 ये आपस में ऐड हो जाएंगी. तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 8. राइट, तो ये जो थर्ड स्टेप है इसमें हमने यही किया 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर. और जी की वैल्यू हमें पता ही है. अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सारी वैल्यू जो हमने निकाली है उन सबको पुटअप करना है फॉर्मूले के अंदर, एंड वी आर रेडी टू गेट आर आंसर दैट. देन सो यहाँ पे हमारे फ्रॉम इक्वेशन 10.4 जो हमारा फॉर्मूला था F इज इक्वल टू जी, ऊपर की तरफ हमारे दोनों मासेस के प्रोडक्ट जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं उनके, यहाँ पे हमारे पास अर्थ और मून है, और डी स्क्वायर जो है वो हमारे पास इन्वर्स में आएगा. तो हमने इन सब की वैल्यू पुट करी, जी की वैल्यू पुट करी जो कि हमें ऑलरेडी गिवन थी 6.7 into 10⁻11, और हमने यूनिट भी लिख दिया इसके साथ में, सो दैट हम यूनिट को भी सॉर्ट कर सकें. उसके बाद हमने यहाँ पे मास लिखा है जो कि है हमारे पास ऑलरेडी गिवन. देखें यहाँ पे 6 into 10⁻24 kg, और फिर उसके बाद जो दूसरा मास है दैट इज़ ऑल्सो गिवन टू अस 7.4 into 10⁻22 kg. और जो हमारे पास डी स्क्वायर है जो कि अभी हमने उसे सॉर्ट आउट किया 3.84 into 10⁸ तो ये हमने लिखा और स्क्वायर करके, बिकॉज डी जो है उसका हमें स्क्वायर चाहिए. तो अब हम जब इसे सॉर्ट आउट करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे से कट करके, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 2.01 into 10⁻30 न्यूटन. सो दस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून इज 2.01 into 10⁻20 न्यूटन. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू. देखो फिजिक्स की जो न्यूमेरिकल्स है ना उनसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं होते. सीधा बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर आपके पास होता है. ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चंस देखते हैं. स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब इसकी डेफिनेशन हमें देनी है, तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम ये लिख सकते हैं कि द लॉ, ये हम इसके सेकेंड पार्ट में लिखेंगे. पहले हम ये लिखेंगे कि क्या है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो इसका आंसर के लिए आप ये यहाँ से ले सकते हो, एवरी ऑब्जेक्ट दिस वन. ये जो पोर्शन है कि आपका आ जाएगा, जिसके अंदर आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, और ये जो आपका फॉर्मूला है ये भी आप मेंशन कर सकते हो. दिस फॉर्मूला, दिस डायग्राम एंड दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन. ओके, तो ये आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में मेंशन करेंगे. इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो देखो ये कैसे लिखोगे आप फॉर्मूला विल बी द सेम, यही फॉर्मूला रहेगा. बस आपको क्या बताना है कि ये जो m है वो आपने अर्थ के लिए लिया है कैपिटल M, और जो स्मॉल m है वो आपने जो आपके पास ऑब्जेक्ट है जो कि ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ है उसके लिए लिया है. सो दिस विल बी द सेम फॉर्मूला, बट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि जो g है वो हमारा कांस्टेंट है, जो कैपिटल M है वो आपका अर्थ का मास है, जो स्मॉल m है वो आपका उस ऑब्जेक्ट का मास है जो कि ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ अवेलेबल है जिसको आप कंसिडर कर रहे हो, और जो डी स्क्वायर है वो आपका जो d है दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, between the earth and that particular object which you are considering, right? So this is how you can solve these
questions. Now let us talk about the importance of the universal law of gravitation. देखो universal law of gravitation ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी. अब इसके हम आंसर कर सकते हैं. The universal law of gravitation successfully explained several phenomena which were believed to be unconnected. तो कौन कौन से पॉइंटर्स हैं वो? The force that binds us to the earth. एक ऐसा फोर्स जो कि हमें बाइंड करके रखता है अर्थ से. नंबर 2 इज़ द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो जिसकी वजह से जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, वो मोशन जिसकी मदद से जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं. द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, और वो टाइड्स जो कि मून और सन की वजह से अर्थ के ऊपर आती हैं. टाइड्स हम सभी को पता है, जो समुद्र में उठती हैं लहरें बड़े अमाउंट में, उनको हम टाइड्स कहते हैं, राइट. सो दिस इज़ इट. और इसके अलावा जो है एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी आपको, ये जो आपके पास पेज है, पेज नंबर 133, इसमें आपको 2 बॉक्सेस दिए हैं. इसमें इसाक न्यूटन के बारे में है एक बॉक्स में, और एक बॉक्स में कि हाउ डिड न्यूटन गेस द इन्वर्स स्क्वायर लॉ. वो जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ इन्होंने निकाला वो उस पर कैसे पहुँचे, तो उन्होंने यहाँ पे जो है वो कुछ हाइपोथेसिस भी दिए हैं कि किस तरह से उन्होंने डिराइव किया. देखो कोई भी अगर डिस्कवरी होती है तो एकदम से तो हो नहीं जाती है, काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें थॉट्स लगते हैं, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट्स, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं. तो उसके बाद जाके कोई भी एक हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो निकल कर आता है, जो फॉर्मूला है वो निकल कर आता है. तो यहाँ पे आप इसाक न्यूटन के बारे में पढ़ सकते हो, और इसमें ये किस तरह से उन्होंने डिराइव किया, किस तरह से उन्होंने निकाला इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. दिस इज़ फॉर योर एडिशनल नॉलेज एंड प्लीज़ डू रीड दैट. प्लीज़ डू नॉट स्किप. इफ़ यू रीड इट देन यू विल गेन और you will increase more interest in the science, right? So please go through with it and read till here. Page number 134, importance of the universal law of gravitation. In the next class, we will start our chapter from free fall. Till then, if you have any query, then just write it down in the comment box. I will come back to it. Okay, till then, goodbye. Take care and enjoy New Year. Happy New Year, all of you. Goodbye.